दिमाग पुरुष है और चेतना स्त्री शक्ति है, ये भारत है। चेतना के बिना दिमाग कुछ नहीं कर सकेगा। यद्यपि चेतना दिमाग के सहारे से अपना रचना संसार रचती है। भारत एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ जन्म के साथ ही एक बच्चा पंडित होता है या तो उस्ताद होता है, उसको कुछ करना ही नहीं है, वो तो जन्म के साथ ही एक जगह पे पहुंचा हुआ है और हम सब उसी में खुश हैं। हिंदी बेल्ट वाले मोस्टली, उसको छोड़ दो, नॉर्थ ईस्ट को, कश्मीर को छोड़ दो, इधर को छोड़ दो, साउथ इंडिया का अपना एक अलग कल्चर है। बाकी ये जो हिंदी बेल्ट वाले हैं, हम इसी के साथ खुश हैं। ये डायलॉग किसका बोला हुआ है, मैंने किससे सुना है कि भारत में पैदा बच्चा जन्म के साथ ही पंडित या उस्ताद होता है, उसे कुछ आगे पहुंचने के लिए कुछ करना ही नहीं, उसके पास में वो लगन ही नहीं हो सकती, वो अर्ज ही नहीं हो सकती कि उसे कहीं पहुंचना, क्योंकि वो तो पहुंचा हुआ, ये पैदा होने के साथ ही पहुंच गया और हम सब इसी में खुश हैं। चित्रेश दास गुरुजी थे जो कैलिफोर्निया से आकर मुंबई में कई बार अपना वर्कशॉप लेते थे और मैंने उनके कई वर्कशॉप अटेंड किए हैं। तो वो अक्सर अपनी बातचीत में ये बात कहा करते थे, हिंदी बेल्ट। कपिल शर्मा शो में पहली बार खान सर को देखा मैंने और उनसे ये प्रश्न किया कपिल शर्मा ने कि आप महिलाओं के बारे में क्या बोलते रहते हो, आपको क्या परेशान किया महिलाओं से? तो खान सर ने कहा कि ना, मतलब महिला होता तो मैं यहाँ नहीं होता। उनके इस स्टेटमेंट में समाज की कौन सी कड़वी सच्चाई छिपी हुई है, ये एक विषय है। हिंदी बेल्ट में काम करने वालों की जो दुर्गति है, उनको किस तरह से इमोशनली हर्ट किया जाता है, मेंटली हर्ट किया जाता है, ये एक अलग ही कहानी है। हिंदी बेल्ट में आपके पास में व्हाइट कॉलर जॉब होना चाहिए। 1950 से लेके 90 और 2000 तक करीब करीब यही स्थिति रही कि व्हाइट कॉलर जॉब हो, फिर उसके बाद आपको जिंदगी में कुछ भी करना नहीं, सिर्फ बातें बनानी है और थके हुए रहना है और ऐसे उदास होके लोगों को देखना है या फिर ऐसे नफरत से देखना है कि आप क्या हो, जिसके पास नौकरी नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता था? वो व्यक्ति जो 1 रुपए की मेहनत करे और 100 रुपए कमा के लाए। अब सोच लो वो किन तरीके से लाता था, जिसके पास नौकरी नहीं और जो परिश्रम करके कमा रहा है, उसकी समाज में क्या स्थिति रही है, वो इमोशनली कितना हर्ट रहा है, पुरुष हो उसकी भी, महिलाओं की तो फिर जो दुर्गति हुई है। एक अकेली मैंने हेमा मालिनी जी का एक स्टेटमेंट सालों पहले कहीं देखा था कि महिलाएं घर बैठ के भी अपने परिवार को कितना सपोर्ट करती हैं, कोई पार्लर चलाती है, कोई ट्यूशन पढ़ाती है, कोई स्टिचिंग करती है, कि उसके घर में एक एक्स्ट्रा इनकम आती रहे, इसके लिए वो कितना परिश्रम करती हैं, खुद को झोंके रखती हैं। मतलब उनका कुछ मतलब ये था। बाकी मैंने किसी को नहीं देखा कि महिलाओं को किन रास्तों से गुजरना पड़ता है। महिला दिवस पर ये बात ना करें तो क्या करें। बातें हो रही है कि ईरान में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। ईरान में 1000% लिटरेसी रेट है महिलाओं का और वो सरकारी नौकरियों में जगह जगह पदस्थ हैं, वो काम करती हैं। और जब महिलाएं काम करती हैं ना, तो वो काम अपने आप में अलग ही भाषा में बोलता है। लिटरेसी रेट भारत में बहुत है, लेकिन काम करने वाली महिलाओं की क्या स्थिति है? आज कोई उस पर बात कर रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वही 1950 से लेके जिन्होंने 90-2000 तक सरकारी नौकरी की है, वाइट कॉलर जॉब, बोले ये काम करना, मतलब टीचर्स, ट्यूशन टीचर कोचिंग सेंटर खोल खोल के करोड़ों रुपए बना रहे हैं। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं और रुपए बनाना नहीं चाहते, आप उसमें धन शक्ति अर्जित करना नहीं जानते हैं, वो रास्ते आपको नहीं पता है, तो उस काम की कुछ भी वैलिडिटी होगी, आप ये भूल जाइए, आप ये भूल जाइए। कितने लोग पिछली सदी के उत्तरार्ध में काम करके गए और चुप रहे। चुप रहना उनकी मजबूरी रही, या तो उनके पास में धन शक्ति नहीं थी या फिर उनके आसपास वही बुद्धिजीवी थे जो ये कहते हैं कि कला और शिक्षा में धन को नहीं आने देना चाहिए। आपके पास क्यों है?
धन कोई देता नहीं है, ये सच्चाई है। धन को छीनना पड़ता है। 100 रुपए का काम करके मैंने 1 रुपया कमाया, अपनी मूर्खता को सिद्ध किया है, लेकिन वो 1 रुपया भी मैंने छीना है। कोई देता नहीं, धन कोई देता ही नहीं है। या तो आप व्यवस्था बनाते हो छीनने के लिए, उसमें फिर आप ही बता देते हो ये नैतिक है, ये अनैतिक है। जो शक्तिशाली है वो उसको नैतिक या अनैतिक बोल देता है। मेरी हाउस हेल्प आती है, उसको मैं कितने पैसे दूंगी ये मैं डिसाइड करती हूँ, या मुझ जैसे लोग डिसाइड करते हैं, और फिर मैं भी उसमें अब जाकर खुद को खड़ा कर लेती हूँ उसी लाइन में। कहाँ से कौन सी विधा ऐसी है जो ये कहेगा कि धन कमाना नैतिक है? पहले नैतिकता की परिभाषा ढूंढो, फिर ये बात करो। और जहाँ तक तंत्र की बात है ईरान में, तो ये समझ लो कि प्रजा से कोई तंत्र सफल होता है, चाहे राजतंत्र हो, चाहे अरिस्टोक्रेसी हो, चाहे डेमोक्रेसी हो। मतलब जो हम उम्र महिलाएं हैं जब बात करती हैं ना, तो वो शादी में किस दलदल में फंसी थी इसकी बात करती हैं। एक की कहानी नहीं है ये, कोई पर्सनल स्टोरी नहीं है। वो किसी को दलदल बहुत गहरा मिल गया होगा, कोई बचाने वाला नहीं मिला होगा, किसी के पास थोड़ा बहुत कोई रास्ता होगा, इतना ही फर्क है। एजुकेटेड यदि वो स्पेशली हैं तो फिर उनकी जो सास और नंदे बैठ के जो गुंडा छाप कमेंट्स किया करती थी, उसका जवाब उनके पास कभी नहीं होता था। और जो अरिस्टोक्रेट्स उस जमाने के थे ना, मैं पर्सनली कितनों को जानती हूँ कि उनका यही कहना होता था कि बहुत बुरी स्थिति है, आपके परिवार में बहुत ही बुरी स्थिति है, लेकिन कुछ भी करके घर में रहो। आई बात समझ में? तो प्रजा से कोई भी तंत्र पनपता है या बिखरता है। हिंदी बेल्ट खुद को समझ लो कि पिछले 300 साल से आप सिर्फ पूरी दुनिया के दोहन का, आकर्षण का केंद्र बने हो कि हम इसको कैसे कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कौन सा बोर्ड लगा के नैतिकता का साहित्य का, ललित्य का बोर्ड लगा के इस बेल्ट को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ सोच लो। हिंदी बेल्ट है। अंधकार के इस भयानक बुरे समय में एक सुनहरी रेखा चमकती दिखती है कि अब मीडियोकर्स का स्वर्ण युग गया, अब वो नहीं आने वाला है। भारत में हमेशा स्त्री शक्ति की आराधना हुई है, पूजा हुई है, उसे स्वीकार किया गया है। हम कन्या पूजन और ये सब तो खैर अपने आप में है ही। इसके अलावा जब हमारे यहाँ पर शादी के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें गणेश जी बिठाते हैं। वो एक छोटा बच्चा होता है घर का, 8, 9, 10, 11, 12 साल का। उस बचपन की क्या शक्ति है, ये भारत की परंपराओं में गहरे जड़ों में समाया हुआ है। यदि आज ये दिखाई नहीं दे रहा तो इस मीडियोकर जनरेशन के कारण, जिसका स्वर्ण युग शायद मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार था, जी भर के इन्होंने सारी नकारात्मक शक्तियां अपनी सामने लाके रख दी। निठल्लापन, इफ यू आर अनेबल टू रेस्पॉन्ड मीन्स यू आर नॉट लिविंग। और इनको सिर्फ सुविधाएं मिली, बदले में इन्होंने, मतलब इस जनरेशन को एक ख्याल भी नहीं था कि कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं। इसको ख्याल भी नहीं था कभी। यदि इनमें 10 लोग थे तो 7 इसी तरीके के थे। जो 3 थे ना, वो संघर्ष करते रहे, उनकी खिल्ली उड़ती रही। और ये एक सच्चाई है। भारत में जो हमारी सनातन संस्कृति में जो देवी देवता हैं, वो जीवन के मुख्य उद्देश्य में खुद की आहुति देते हैं। देवता स्थान स्थान पर त्राहिमाम त्राहिमाम इसीलिए करते फिरते हैं क्योंकि जीवन को उन्हें बचाना होता है। जब सारी शक्तियां हार जाती है तो इस पूरे काम में देवी शक्ति, भगवती की शक्ति आगे बढ़कर उन्हें बचाती है। दिमाग पुरुष है और चेतना स्त्री है, ये भारत है। दिमाग पुरुष है और चेतना स्त्री शक्ति है, ये भारत है। चेतना के बिना दिमाग कुछ नहीं कर सकेगा। यद्यपि चेतना दिमाग के सहारे से अपना रचना संसार रचती है, ये भारत है। त्रिदेव अलग विषय होगा,
लेकिन ये भारत है और हम नकलची बंदर फिरंगियों को फॉलो कर रहे हैं। हम नकलची बंदर फॉलो करते ही रहेंगे जब तक कि हमारी सभ्यता संस्कृति की एक एक बूंद बची हुई है, तब तक हम फॉलो करते ही रहेंगे। उन्होंने हमसे क्या क्या सीखा है, बड़ा लंबा विषय है, लेकिन हमें वो जानना नहीं है। और अब तो वो भी चतुर हो गए हैं कि इनको बताना नहीं है कि हमने आपसे क्या क्या सीखा है। हर चीज़ अपने नाम से पेटेंट कर लो, खुद को बता दो कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। जहाँ पर ऐसी ऐसी फाइल्स खुलती है, आप उसको महिला अधिकारों का संरक्षक कहते हो, उसे प्रजातंत्रवादी कहते हो। तंत्र कोई भी हो वहाँ की जनता से होता है। तंत्र इज ए काइंड ऑफ टूल, हु इज यूजिंग इट, विच माइंड इज यूजिंग इट, उससे उसका वो कितना अच्छा या बुरा है ये समझ आता है। ईरान में प्रजातंत्र है या नहीं है, ये बहस का विषय होना चाहिए। ऐसे समय में होना चाहिए।